नमस्ते दोस्तों। रात के रास पाए सोया में आपका स्वागत है। वो रात जब हवा में मौत की सांसें घुली थी, कमरे में सिर्फ एक मध्यम लालटेन की लो कांप रही थी, जैसे वो भी डर से थरथरा रही हो। दीवारें ठंडी थी और हर सांस के साथ सीने में एक सोई चुपती सी महसूस हो रही थी। रवि आवाज को दबाकर जैसे कोई राज खोल रहा हो बोला, ये 2 साल पुरानी बात है। ठीक यहीं इस श्रापित गांव में रात के 2:30 बजे थे। विक्रांत का फोन आया। उसकी आवाज जैसे कोई कब्र से चीख रहा हो, रवि भाई बचा लो। वो फिर आई है, खिड़की पर खड़ी है, लाल जोड़ा, मांग में खून। मैं ऑफिस क्वार्टर में था। जयंत को जगाया, दोनों दौड़े। गांव का आखिरी घर, दरवाजा बंद, अंदर से कुर्सियां गिरने की आवाज है, जैसे कोई दीवारों से टकरा रहा हो। विक्रांत, दरवाजा खोल। कोई जवाब नहीं। तभी खिड़की पर एक खूनी हाथ का निशान, जैसे अंदर से किसी ने शीशे को चीर दिया हो। जयंत ने दरवाजा तोड़ा और फिर वो नजारा, विक्रांत छत से उल्टा लटका हुआ, गर्दन पर लाल दुपट्टा, दीवार पर खून से लिखा, मैं वापस आऊंगी। अन्विता का चेहरा सफेद पड़ गया, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। पुलिस, रवि ने सिर हिलाया। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं, ना रस्सी का निशान, ना जहर, सिर्फ मौत। रघुवीर काका ने ठंडी सांस ली। रश्मि, उसका नाम मत लो, वो नाम भी श्राप है। 3 साल में 3 दूल्हे, सब मरे। सबको वो लाल जोड़े वाली औरत दिखी। फिर शुरू हुई वो पुरानी कहानी। 3 साल पहले रश्मि गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। उसका रिश्ता शहर के अभ्य से पक्का हुआ। शादी की सुबह मंडप सजा, रश्मि दुल्हन बनी। घंटों इंतजार, फिर एक मैसेज, हम शादी नहीं कर सकते। बारात नहीं आई। गांव ने ताने मारे। देखा, सुंदरता भी किस्मत के आगे कुछ नहीं कर पाई। रश्मि टूट गई। गांव ने उसे जीने नहीं दिया। लड़के हंसते, अब कौन लेगा तुझे। औरतें फुसफुसाती। सुबह सुबह कलमुही दिख गई। दिन खराब हो गया। पिता शराब में डूबे हुए, माँ बिस्तर पर, भाई गांव छोड़ गया था। एक रात रश्मि ने लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंदूर, आईने में देखा और फुसफुसाई, जिस दिन मैं दुल्हन बनी उसी दिन मुझे मार दिया। अब कोई दुल्हन नहीं बनेगा। कमरे में बंद और जहर। 1 हफ्ते में माँ कुएं में, पिता खेत में, भाई लापता। अभय की नई बीवी छत से गिरी, उसके माँ बाप कार एक्सीडेंट में। अभय नदी किनारे गला घोटा हुआ। तब से हर शादी में दूल्हा मरता है। फिर आई रिया की बारी, चौधरी हरि प्रसाद की बेटी। उसकी सगाई अर्नव से हुई। अर्नव इंजीनियर, अंधविश्वास नहीं मानता था। ये सब बकवास है। शादी से 1 शाम पहले अर्नव अकेला जोड़ा देने गया। बाइक नहीं चली, पैदल गया। जंगल का रास्ता, पीछे कदमों की आहट, रुकता तो रुकती, चलता तो चलती। फिर फुसफुसाया, अर्नव। लाल चुनरी उड़ी पीपल के पेड़ के नीचे। वो औरत और घूंघट, हवा में तैरते पाँव। घूंघट हटा, आधा चारा जला हुआ, आंखें खून से भरी हुई। कल तो मंडप तक नहीं पहुंचेगा। अर्नब भागा, दुपट्टा गर्दन पर कस गया। किसी तरह घर पहुंचा। आईने में गहरे लाल निशान, लेकिन चुप रहा। शादी का दिन और मंडप, शहनाई। फिर अचानक ठंडी हवा, लाइटें बुझी, औरतों की हंसी। फिर एक नया दूल्हा। अर्नब गायब। सुबह तालाब में उसकी लाश मिली, गला कसा हुआ, सीने पर खून से ये लिखा हुआ, मैं वापस आऊंगी। गांव में सन्नाटा था, लेकिन रवि, जयंत और पंडित कमलेश ने हार नहीं मानी। तांत्रिक शंकर तक पहुंचे। रात, घाट, 21 दिए, अग्निकुंड, मंत्र और हवा तेज। रश्मि प्रकट हुई। उसकी आंखें खून से लाल,
बाल बिखरे हुए, दुपट्टा हवा में लहराता हुआ। वो चीखी, मुझे मंडप में अकेला छोड़ा, अब कोई दूल्हा नहीं बनेगा। तांत्रिक शंकर ने ऊंची आवाज में मंत्र बोला। अग्नि में आहुति, अचानक अर्णव की आत्मा प्रकट हुई। सफेद कपड़ों में आंखें काली, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। रश्मि पहले घुर्राई, फिर रोने लगी। मैं दुल्हन बनूंगी, तभी कोई नहीं मरेगा। शंकर ने प्रेत विवाह शुरू किया। दोनों आत्माओं को अग्निकुंड के चारों ओर 7 फेरे लगवाए। हर फेरे के साथ हवा शांत होती गई। 7वां फेरा पूरा हुआ। रश्मि ने रिया की तरफ देखा, आंसू से भरी आंखों से मुस्कुराई। अब कोई दूल्हा नहीं मरेगा, मेरा बंधन पूरा हुआ। दोनों आत्माएं अग्निकुंड की लपटों में विलीन हो गई। हवा रुक गई, दिए फिर से जल उठे और रात शांत हो गई। उस रात के बाद कनकपुर में कभी कोई दूल्हा नहीं मरा। शादियां लौट आई, ढोल नगाड़ों के साथ, हंसी खुशी के साथ। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, कभी कभी रात के सन्नाटे में दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक लाल जोड़े की झलक मिलती है। बस अब वो मुस्कुराती है। दोस्तों, ये थी रश्मि की श्रापित दुल्हन की पूरी कहानी। अधूरी मोहब्बत से लेकर शांत आत्मा तक। अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए, नींद उड़ गई, तो रात के राज बाय सोया को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाओ, वरना अगली रात कोई दुपट्टा आपकी गर्दन पर कस सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो करो। अपनी सच्ची भूतिया कहानी हमें कमेंट में भेजो, शायद अगली हॉरर स्टोरी आपकी हो। रात गहरी हो रही है, दरवाज़ा बंद कर लो, खिड़की चेक कर लो, क्योंकि रश्मि वापस आ सकती है। क्या अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी है, या अंधेरे का अपना एक वजूद होता है? एक ऐसी दुनिया जो हमारी नज़रों से ओझल है, मगर हमारे आसपास ही सांस लेती है। जब तक तर्क हार जाता है और विज्ञान घुटने टेक देता है, तब शुरू होता है वो खौफनाक मंजर जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का रात के राज बाय सोया पर। मैं हूं सोया और आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक्य जो साबित करता है कि कुछ तारीखें कैलेंडर पर सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि मौत का पैगाम लेकर आती है। इससे पहले कि हम इस खौफनाक सफ़र पर चले, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई राज खोलूं तो सबसे पहले आपके फ़ोन की घंटी बजे। तो चलिए अपने कमरे की बत्तियां बुझा दीजिए, क्योंकि आज की रात नींद नहीं आएगी। ये दास्तां शुरू होती है बेंगलोर के एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज से, जहां आर्यन और सिमरन की मुलाकात हुई। आर्यन जो विज्ञान और तर्क पर चलने वाला एक सुलझा हुआ नौजवान था, और सिमरन जो दिल से सोचने वाली और कुदरत के संकेतों पर यकीन करने वाली एक कोमल लड़की थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और कॉलेज खत्म होते होते उन्होंने तय कर लिया कि अब ये जीवन एक दूसरे के साथ ही बिताना है। दोनों को अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट मिल गई। सब कुछ किसी सुनहरे सपने जैसा लग रहा था। शादी तय हुई। आर्यन चाहता था कि शादी उसके पुश्तैनी गांव रामपुर से हो। वो अपने शहर के दोस्तों को अपनी जड़ों और गांव की खूबसूरती दिखाना चाहता था, लेकिन मसला तारीख का था। आर्यन की छुट्टियों और काम के शेड्यूल के हिसाब से सिर्फ 13 नवंबर की तारीख ही निकल रही थी। जब आर्यन ने गांव में अपने चाचा को फ़ोन करके 13 नवंबर की तारीख बताई, तो फ़ोन पर एक लंबी खामोशी छा गई। 13 नवंबर? क्या तुम कोई और तारीख नहीं चुन सकते? चाचा जी की आवाज़ में एक अजीब सा डर था। आर्यन ने हंसते हुए कहा, क्यों चाचा जी, अब आप भी मुहूर्त और नक्षत्रों की बातों करेंगे? हम पढ़े लिखे लोग हैं, जिस दिन हम खुश हैं वो वही दिन शुभ होता है। चाचा ने समझाने की बहुत कोशिश की। गांव के बुजुर्गों ने भी संदेश भिजवाया कि तारीख उस गांव के लिए श्रापित है, लेकिन आर्यन के लिए सब पिछड़ेपन की निशानी थी। उसने साफ कह दिया कि मैं इन अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए ही उसी दिन बारात लेकर आऊँगा। देखिएगा, कुछ नहीं होता। लेकिन आर्यन नहीं जानता था कि वो सिर्फ परंपरा नहीं,
बल्कि एक सोई शैतान ताकत को चुनौती दे रहा था। शादी की तैयारी शुरू हो गई। सिमरन अपने घर पर थी और आर्यन बेंगलोर में। लेकिन जैसे जैसे 13 नवंबर की तारीख करीब आ रही थी, सिमरन के साथ कुछ बेहद अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात करीब 2 बजे सिमरन आर्यन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। दोनों आने वाली जिंदगी के हसीन ख्वाब बुन रहे थे। अचानक सिमरन की नज़र अपने कमरे की खिड़की पर पड़ी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या हुआ सिमरन? आर्यन ने पूछा। सिमरन की ज़बान तालू से चिपक गई थी। उसने कांपते हुए हाथ से खिड़की की तरफ इशारा किया। उसे वहां एक नहीं बल्कि कई चेहरे दिखाई दिए, कुचले हुए खून से सने चेहरे जो कांच के उस पार से उसे ही घूर रहे थे। उनमें एक छोटी बच्ची भी थी जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। सिमरन चीखना चाहती थी लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। तभी उसका फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। आर्यन स्क्रीन के उस पार से हेलो हेलो करता रह गया, लेकिन सिमरन को उस वक्त कुछ और ही सुनाई दे रहा था। उसके कानों में अचानक जोर जोर से शादी के बैंड बाजों की आवाज़ गूंजने लगी। नगाड़ों की आवाज़ इतनी तेज थी कि जैसे कोई उसके कमरे के अंदर ही बजा रहा हो। सिमरन ने अपने कान भींच लिए। बंद करो इसे, वो बड़बड़ाई। हिम्मत करके उसने खिड़की के बाहर झांका तो वहाँ सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई बारात ना कोई बैंड, बस गलियों में कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। ये तो बस शुरुआत थी। अगली रात सिमरन के लिए कयामत बनकर आई। प्यास लगने पर वो किचन गई। उसका गला सूखने लगा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए नल खोला और गिलास लगाया, उसे लगा पानी का रंग गहरा लाल है। उसने ध्यान से देखा तो उसकी चीख निकल गई। गिलास में पानी नहीं बल्कि कटी हुई इंसानी उंगलियां तैर रही थी। उसने घबराकर गिलास फेंक दिया। उल्टी करने के लिए वो सिंक की तरफ झुकी तो उसे लगा कि सिंक के पाइप से किसी के रोने की कराहने की आवाज़ें आ रही है। मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रहा है। एक भारी मर्दाना आवाज़ और फिर वही बैंड बाजे का शोर। सिमरन भागकर अपने कमरे में आई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे लगा वो पागल हो जाएगी। उसने अपने मम्मी पापा को जगाया। जब घर वाले वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं था, ना कटी हुई उंगलियाँ ना कोई आवाज़। सबको लगा कि शादी की नर्वसनेस की वजह से सिमरन को वहम हो रहा है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सिमरन बिल्कुल चुप थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे। उसकी माँ ने उसका पसंदीदा पोहा बनाया था। ले बेटा खा ले, तेरी पसंद का है। माँ ने प्लेट आगे बढ़ाई। सिमरन ने जैसे ही निवाला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे प्लेट में पोहा नहीं बल्कि सड़ा हुआ मांस और कीड़े बिलबिलाते हुए दिखाई दिए। नहीं, वो जोर से चिल्लाई और प्लेट को धक्का दे दिया। सिमरन, ये क्या बदतमीजी है? पिता ने डांटा। पापा, इसमें कीड़े हैं, मांस है। सिमरन रोने लगी, लेकिन जब उसके पिता ने देखा तो फर्श पर सिर्फ पोहा बिखरा हुआ था। अब घर वाले भी डरने लगे। ये सिर्फ तनाव नहीं था, ये कुछ और भी था। तभी सिमरन का फ़ोन बजा। आर्यन का वीडियो कॉल था। सिमरन ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर आर्यन का चेहरा था। सिमरन, तुम ठीक तो हो? लेकिन इससे पहले कि सिमरन कुछ बोल पाती, स्क्रीन पर आर्यन का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा गलने लगी, आंखें बाहर लटक आई और देखते ही देखते वो फ़ोन सिमरन के हाथ में एक फन फैलाए हुए काले नाग जैसा महसूस होने लगा। स्क्रीन से खून टपकने लगा। सिमरन ने चीखते हुए फ़ोन दीवार पर दे मारा। वो मुझे ले जाएगा, वो आ रहे हैं। सिमरन पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। आर्यन को जब ये पता चला तो वो फ़ौरन अगली फ़्लाइट पकड़कर सिमरन के शहर पहुंचा। उसने सिमरन की हालत देखी तो दंग रह गया। वो किसी को भी पहचान नहीं रही थी, बस कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। आर्यन उसे शहर के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गया, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सिमरन के पिता, जो पुरानी मान्यताओं पर यकीन रखते थे, उन्होंने आर्यन के विरोध के बावजूद एक फैसला लिया। आर्यन, ये डॉक्टरों का काम नहीं है, हमें इसे किसी जानकार के पास ले जाना ही होगा। आर्यन चिल्ला गया। अंकल, आप भी क्या बातें कर रहे हैं? इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है,
छाकफोड़ की नहीं। मेरी बेटी मर रही है आर्यन, और तुम्हारी जिद इसे मार डालेगी। पिता ने पहली बार आर्यन पे चिल्लाया था। हारकर आर्यन को साथ जाना पड़ा। वो सिमरन को लेकर शहर के बाहर स्थित एक पुराने शमशान घाट पर ले गए, जहाँ एक अघोरी बाबा रहते थे। रात का समय था, चारों तरफ चिता की राख उठ रही थी और माहौल में एक अजीब सी मनहूसियत थी। जैसे ही वो लोग अघोरी के पास पहुंचे, सिमरन जो अब तक खामोश थी, अचानक किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगी। अघोरी ने अपनी लाल अंगारों जैसी आंखें खोली और सिमरन को देखा। फिर वो आर्यन की तरफ मुड़े और जोर जोर से हंसने लगे। मूर्ख, तू विज्ञान की किताबें पढ़कर खुद को भगवान समझने लगा है क्या? जिस आग से तू खेल रहा है वो तुझे और तेरे वंश को जलाकर राख कर देगी। आर्यन गुस्से में बोला, ये सब नाटक बंद करो। बताओ मेरे होने वाली पत्नी को क्या हुआ है? अघोरी ने एक मुट्ठी राख हवा में उछाली और कहा, ये तेरी पत्नी नहीं, ये अब उन रूहों का घर है जिन्हें तू ललकार रहा है। जानता है 13 नवंबर को क्या है? वो खूनी बारात का दिन है। अघोरी ने जो राज खोला उसे सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज से ठीक 70 साल पहले 13 नवंबर की ही रात तेरे गांव से एक बारात निकली थी। दूल्हा, बच्चे और बाराती सब खुश थे, लेकिन गांव की सीमा पर उनकी बस खाई में गिर गई। 25 लोग तड़प तड़प कर मरे। दूल्हे का सिर धड़ से अलग हो गया। तब से हर 13 नवंबर को वो रूहें अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए एक नए दूल्हे और दुल्हन की तलाश में निकलती हैं। गांव वाले जानते थे, इसलिए उस दिन कोई शुभ काम नहीं करते, लेकिन तेरे अहंकार ने उन्हें न्योता दे दिया। आर्यन अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये बकवास है। तभी एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे हड्डियाँ टूटने की हो। सिमरन जो ज़मीन पर बैठी थी, अचानक हवा में उठने लगी। उसका शरीर किसी कठपुतली की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो गया। उसका सिर पीछे की तरफ पूरी तरह घूम गया और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई। उसके मुंह से सिमरन की नहीं, बल्कि कई भारी मर्दाना आवाज़ें आ रही थी। तूने हमें बुलाया, अब हम इसे ले जाएंगे। हमारी बारात पूरी होगी। सिमरन। आर्यन उसकी तरफ लपका। बाबा कुछ करो, सिमरन के पिता गिड़गिड़ाए। अघोरी ने अपना चिमटा उठाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो साया बहुत ताकतवर था। सिमरन हवा में थी, उसका शरीर ऐंठ रहा था। उसकी त्वचा पर खरोच के निशान अपने आप उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नोच रही हो। आर्यन, मुझे बचा लो। एक पल के लिए सिमरन की आवाज़ आई और दर्द में डूबी हुई थी। मैं आ रहा हूँ सिमरन। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और आर्यन दूर जा गिरा। सिमरन के शरीर से खून फव्वारा फूटा और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरी। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ चुकी थी। सब शांत हो गया। वो 13 नवंबर की रात थी। बारात पूरी हो चुकी थी, लेकिन आर्यन की नहीं, उन रूहों की। सिमरन जा चुकी थी। इस हादसे ने आर्यन को पूरी तरह तोड़ दिया। वो लड़का जो कल तक भूत प्रेतों को मजाक मानता था, अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। कहते हैं कि आज भी आर्यन उस शमशान घाट के पास भटकता हुआ दिखाई देता है। वो हर आने जाने वालों को रोकता है और पूछता है, क्या आज 13 नवंबर है? मेरी बारात आने वाली है, मुझे तैयार होना है। उसका महंगा सूट अब चिथड़ों में बदल चुका है और वह हवाओं से माफ़ी मांगता रहता है। उधर रामपुर गांव में आज भी 13 नवंबर की रात को सन्नाटा रहता है। लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लेकिन उस रात हवा में आज भी उस खूनी बारात के बैंड बाजे की आवाज़ें और सिमरन की चीखें सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये था वो खौफनाक मंजर जिसने 2 हंसी खेलती जिंदगियों को तबाह कर दिया। आर्यन का अहंकार, एक श्रापित तारीख मिलना कितना घातक हो सकता है, ये इस वाक्य से साफ होता है। साइंस अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती है। क्या पता जिस साये को हम वहम कहते हैं वो अभी आपके पीछे खड़ा हो। अगर इस वाक्य ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह या तारीख के बारे में सुना है जिसे मनहूस माना जाता हो।
ऐसी ही रूह कंपा देने वाली घटनाओं के लिए रात के राज बाय सोया को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और याद रखिए, रात के अंधेरे में कभी कभी वो चीज़ें भी जाग जाती हैं जिन्हें सोया रहना ही बेहतर है।